हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड इनिशियलाइज ब्लॉक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अभी तक हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमारा एक ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो पाता था। बट अगर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसको हम अचीव कर पाएंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग की हेल्प से। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं एक ही टाइम पे। तो हम इसको बेसिकली अचीव करते हैं दिस कीवर्ड के थ्रू एंड सुपर कीवर्ड के थ्रू। बेसिकली दिस कीवर्ड यूज किया जाता है विद इन क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए। मीन्स इसके थ्रू हम विद इन क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, सेम क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, उसको हम कॉल कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड के थ्रू हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दिस कीवर्ड को। जैसे हमने दिस कीवर्ड यहाँ पे लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाए और हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 2 इंटीजर टाइप की। तो 2 इंटीजर टाइप का पैरामीटर किसमें है, इस वाले कंस्ट्रक्टर में। तो इस कंस्ट्रक्टर से ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इस स्टेटमेंट को आप फर्स्ट लाइन में लिखोगे कंस्ट्रक्टर की। अगर आप सेकंड लाइन में लिखोगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा देखने को। और अगर आप यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर देते हैं तब भी आपको देखने को एरर मिलेगा। एक ही कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर सकते हैं एक टाइम पे, और आप यहाँ पे लूपिंग नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर चेनिंग को। जैसे कि मैंने वहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ पे मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ना, लूप में चली जाएगी कंडीशन। इस कंस्ट्रक्टर से ये कॉल होगा और जब ये दोबारा कॉल होगा फिर इसी कंस्ट्रक्टर से, तो यहाँ पे फिर ये कॉल होगा तो फिर ये रन होगा। ऐसे ऐसे राउंड होता रहेगा, तो कभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए JVM एरर दे देता है अगर आप कंस्ट्रक्टर को कभी लूपिंग में यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, एरर दे देगा। तो पहले अपना ये छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं हम। तो ये हमारा सबसे पहले 12 एंड 45 प्रिंट हुआ, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम इसके प्रोग्राम के फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने चला गया इस कंस्ट्रक्टर को। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कॉल हुआ, उसके बाद इस लाइन से आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। इसीलिए सबसे पहले 12 और 45 प्रिंट हुआ और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब हम जितनी मर्जी चाहिए उतनी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सिंगल इन टाइप कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं डबल वाले को। बट जैसे कि मैंने बताया हम इसकी लूपिंग नहीं कर सकते। जैसे ही हमने लूपिंग की तो उसने एरर शो कर दिया।
तो हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले 23 प्रिंट हुआ, 12 प्रिंट हुआ, उसके बाद 12 45 एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम इस प्रोग्राम के फ्लो को भी समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले कंट्रोल गया यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाले पे, डिफ़ॉल्ट वाला चलाने गया किसको, डबल इंटीजर पैरामीटर वाले को। डबल इंटीजर वाले ने कंट्रोल किस पे किया, सिंगल इंटीजर वाले ने। सिंगल वाले ने किस पे कंट्रोल किया, डबल डेटा टाइप वाले पे। तो डबल डेटा टाइप वाला इसको चला के आया, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुई, 23.0। जैसे इस पे कंट्रोल गया तो आगे की लाइन ही एग्जीक्यूट हुई। तो आगे की लाइन में क्या डेटा पास हुआ था, 12, तो ये 12 प्रिंट हो गया। जब ये कंप्लीट हुआ तो वापस कंट्रोल किस पे गया, इस वाले इस पे, और इसने प्रिंट कर दिया 12 और 45, और फिर कंट्रोल वापस चला गया इस वाली स्टेटमेंट पे और उसने कर दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट। ऐसे से इस प्रोग्राम का फ्लो था। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हुई, कौन सी पहले हुई, कौन सी बाद में। तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं पर्सन नाम से, जो हमारी पेरेंट क्लास होगी एम्प्लॉय की। तो अब हम बात करते हैं सुपर कीवर्ड की। अगर हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया है, कोई भी पैरामीटर हमने यूज़ नहीं किया है, तो JVM क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली स्टेटमेंट लिख देगा यहाँ पे, और इस स्टेटमेंट से ये वाला जो डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। देखो मैं इसको हटा देता हूँ स्टेटमेंट को, और आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो, उसके बाद डिफ़ॉल्ट। तो ये हुआ कैसे, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे सुपर स्टेटमेंट लिख देगा JVM खुद से। तो कंट्रोल सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखी हुई थी सुपर, जिससे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, तो वो गया पेरेंट क्लास पे, इसको चलाने के लिए गया, इसको चला के आया पहले, तो उसने प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर सुपर, और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हमने कोई क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, कोई हमारी सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, और हमने किसी कंस्ट्रक्टर के यहाँ पे कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया हुआ है, पैरामीटर से मतलब कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, कि कोई कंस्ट्रक्टर चेनिंग नहीं किया है, जैसे हम अब 12 यूज़ करेंगे तो अब भी सेम यही होगा, पहले सुपर कॉल हुआ फिर 12 प्रिंट हुआ। मीन्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है सुपर क्लास के। मीन्स ये स्टेटमेंट जो है ना, ये JVM खुद से लिख देता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट यूज की है तो अब नहीं लिखेगा JVM, अब यही स्टेटमेंट रन होगी। अगर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है सुपर क्लास का, तो हम सुपर कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके अंदर पैरामीटर डाल देंगे। जैसे मैं इस बार स्ट्रिंग डाल देता हूँ हेलो, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि ये एरर आ रहा है इसीलिए कि कोई कंस्ट्रक्टर से मिल नहीं रहा है। सुपर में जो स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर एक्सेप्ट करता हूँ, तो अब ये एरर हट गया। तो
आप देखना, ये सबसे पहले इसको कॉल करेगा, तब ये स्टेटमेंट रन होगी। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था वैसे ही सेम फ्लो रहेगा। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये तो बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्टर की। अब हम बात करते हैं इनिशियलाइज ब्लॉक की। बेसिकली इनिशियलाइज ब्लॉक क्या होता है? एक ब्लॉक होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई नेम नहीं होता उस ब्लॉक का, बस ऐसा होगा सिंपली। इसको हम इनिशियलाइज ब्लॉक बोलते हैं। और ये जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंस्ट्रक्टर से पहले क्या होगा? कॉल होगा। हर ऑब्जेक्ट पर कॉल होगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे ऐसे ऐसे कॉल होगा। मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि हमें पता चल जाए। अब आप देख रहे होंगे सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ। जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ उसके बाद हमारा इनिशियलाइज ब्लॉक प्रिंट हुआ। मैंने क्या बताया था? कंस्ट्रक्टर से पहले रन हो जाएगा। जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, इससे पहले ही ये कॉल हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे उसका यूज किया है, सुपर क्लास यूज की है, तो हमारा क्या है? पहले ये कॉल हुआ, जैसे ही ये कॉल हो जाएगा उसी के बाद इनिशियलाइज ब्लॉक कॉल होगा। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी लगा लीजिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में लास्ट में लगा लीजिए। एग्जीक्यूट ये हमेशा जो पहला हमारा कंस्ट्रक्टर रन होगा ना उससे पहले ही कॉल हो जाएगा। ये हमेशा यहीं पे ही कॉल होगा। तो ये इसमें होता है, अगर हमें कोई ऐसा कोड है कि कंस्ट्रक्टर रन होने से पहले कोड को रन कराना है तो उसके लिए हम इनिशियलाइज ब्लॉक यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें प्रोग्राम में तीनों चीज़ दे दी जाती है, कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइज ब्लॉक और एक होता है स्टैटिक ब्लॉक। तो इसमें पूछ लेता है कि आउटपुट दे देता है भाई पहले कौन सा रन होगा। तो आपको इनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या रन होगा? स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, क्योंकि जैसे ही क्लास लोड होगी तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो लोड होते ही रन हो जाता है। जैसे ही हमारी क्लास लोड हुई तो स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये गया इसको चलाने के लिए, तो इसने इतनी स्टेटमेंट चलाई। तो इस स्टेटमेंट को चलाने पे हमारा हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद इनिशियलाइज ब्लॉक चला और उसके बाद सारे कंस्ट्रक्टर चले जो हमने चेनिंग में यूज किए हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि ये तो कंस्ट्रक्टर से पहले, ये इनिशियलाइज ब्लॉक से पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चला गया। तो ये इसलिए हुआ, मैंने क्या बोला कि जो हमारी सेम क्लास है जिसमें हमने इनिशियलाइज ब्लॉक यूज, उसका कंस्ट्रक्टर चलने से पहले हमारा इनिशियलाइज ब्लॉक रन हो जाएगा। बट हमारा यहाँ पे सुपर कॉल हो रहा है तो पहले ये स्टेटमेंट कॉल होगी, उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज ब्लॉक कॉल होगा और उसके बाद सारे कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। अगर हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो वो तुरंत जैसे ही ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट होगा तो सुपर को कॉल कर देगा। सुपर को कॉल करने के बाद फिर वो अपनी क्लास के मेंबर एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करेगा। सबसे पहले क्या? पेरेंट क्लास का चला के आएगा वो मतलब JVM। कैसे होगा? ऐसे होगा,
ये तो आपको पता है, स्टैटिक वाली वीडियो में हमने देखा था, जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक है वो हमेशा क्लास लोड होते ही रन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, उसमें कुछ भी कितने भी मेंबर हो, किसी भी तरह का ब्लॉक बना हो, सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक हमेशा एक बार रन होगा जैसे ही क्लास लोड होगी। ऑब्जेक्ट कितने भी क्रिएट कर लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, होगा एक बार रन करने पर ही। जैसे ही क्लास लोड हो जाएगी जेवीएम में, तुरंत स्टैटिक तो अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हर ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ये डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ये लोड होती ही, जैसे ही क्लास लोड होगी ऐसे ही रन हो जाएगा। तो इसका तो कोई फंडा ही नहीं, ये तो सबसे पहले क्लास लोड होती हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इनिशियलाइज ब्लॉक की। तो जैसे ही ये इसको कॉल करेगा, तो ये हमारा जो सुपर है पर्सन क्लास का, उसको कॉल कर देगा। उसको कॉल करने के बाद जैसे ही वो अपनी सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट स्टार्ट होना होगा, उससे पहले हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। तो ये था इनिशियलाइज ब्लॉक का फंडा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।